चैप्टर 53। दूसरे दिन की प्रतियोगिता के लिए सभी लोग प्रतियोगिता मैदान में इकट्ठा होने लगे। इस समय प्रतियोगिता मैदान में काफी चहल पहल भरा माहौल बना हुआ था। तभी वहां पर प्रधान अध्यापक जी के आने की घोषणा की गई, जिसे सुन माही बहुत समय से नीचे सर झुकाए बैठी थी। उसने अचानक अपनी आंखें उठाकर प्रथम कक्ष की तरफ देखा, पर आज प्रधानाध्यापक जी अकेले थे। उनके साथ संत देवांश नहीं थे, जिसे देख पता नहीं क्यों पर माही को अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जिसे महसूस कर माही ने जल्दी से अपने सर को झटक दिया। वह क्यों उस चालाक व्यक्ति के बारे में इतना सोच रही थी। वही प्रधान अध्यापक जी को देखकर वहां आए सभी लोगों ने उठकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। वही प्रधान अध्यापक जी के आने के कुछ समय बाद ही संचालक ने प्रतियोगिता को शुरू करने का ऐलान कर दिया। आज की प्रतियोगिता की खास बात यह थी कि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रतिद्वंदी को खुद ही चुन सकता है, जिसके लिए बहुत से शिष्य घबराए हुए भी थे और कुछ बहुत अधिक खुश थे कि आज वह अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए संचालक ने संख्या के मुताबिक शिष्यों को बुलाना शुरू किया। संख्या के मुताबिक पहला नंबर राजकुमार अंश का आया, जिसे देख संचालक ने उन्हें युद्ध घेरे में आने को कहा, जिसे सुन अंश बहुत ही घमंड में चलते हुए युद्ध मैदान की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही एक स्थान पर आकर रुक गया, जिसे देख सभी ने असमंजस में उसकी तरफ देखा कि आखिर वह कैसे बीच रास्ते में अचानक रुक गया। तभी अंश ने अपनी तिरछी घमंड भरी नजरों से अपने सामने की तरफ देखा, जहां एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह चुपचाप अपना सर झुकाए सामने स्थान पर बैठा हुआ था। यह लड़का और कोई नहीं माही थी, जिन्हें इन लोगों की बेवकूफियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आज बहुत शांति से अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक आकृति आकर रुकी, जिसे देख माही ने अपनी आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो सामने अंश को देखकर माही शांति से उसे देखने लगी। वही माही को अपने आप को ऐसे आलसी नजरों से देखना जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। अचानक अंश की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। क्या इस लड़के को यह डर नहीं था कि आज वह उसे अपना प्रतिद्वंदी चुनकर उसे यहाँ हरा सकता था? जब बहुत देर तक उसे माही की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अंश ने थोड़े गुस्से में संचालन की तरफ देखते हुए कहा, श्रीमान संचालन जी, मैं अपने प्रतिद्वंदी के रूप में रुद्रा को चुनता हूँ। आज मैं यहाँ रुद्रा को चुनौती देता हूँ कि वह आए और मेरे साथ युद्ध करे। वही अंश की बातें सुन प्रतियोगिता मैदान में अचानक ही शांति पसर गई। जो लोग यहाँ कल आए थे उन सभी को पता था कि माही ने कल कितनी बुरी तरीके से यश को मारा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सुना कि रुद्र की मार खाने के बाद यश अब कई महीनों तक अपने बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है, जिसे सुनकर ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि रुद्र ने यश को कितने क्रूर तरीके से मारा होगा कि आज उसकी दशा इतनी बुरी है। इसलिए अचानक राजकुमार अंश के रुद्र को चुनौती देने से एक पल के लिए सभी शांत हो गए। तभी अंश के कुछ साथियों ने अपने आसपास बैठे लोगों के चेहरे के भावों को देखते हुए उन्हें तुरंत समझाते हुए कहा कि अंश इतना शक्तिशाली है कि वह अकेला ऐसा न्यू स्टूडेंट था जिसके पास 2 से अधिक तत्वों की शक्ति थी। इसलिए वह रुद्र से कई ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। जिसे सुन अब धीरे धीरे लोगों ने भी उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि जरूर आज अंश रुद्र को बहुत बुरी तरीके से हराने वाला है। वही अंश को अपने आप को चुनौती देता देख माही ने कुछ नहीं कहा। अब शिकार खुद उसके पास शिकार होने के लिए आ रहा था तो वह कैसे उसे मना कर सकती थी। माही तुरंत अपने स्थान पर खड़ी हुई और प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़ गई, जिसे देख यह साफ था कि उसने अंश की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। वही यह देख अंश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे यही लग रहा था कि आज वह रुद्र को मारकर अपने दोस्त का बदला लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि माही के पास उससे भी अधिक शक्तियां हैं, क्योंकि माही ने यह बातें कभी किसी को नहीं बताई थी कि उसके पास कितने तत्व की शक्ति है, और न ही गुरु धनाचार्य जी ने किसी के सामने इस बात का जिक्र किया था। वह इस बात को राज रखना चाहते थे ताकि युद्ध के समय माही को एक अच्छा मौका मिल सके और उसका प्रतिद्वंदी आसानी से हार जाए। इस समय माही और अंश एक दूसरे के सामने खड़े थे, जिनके बीच में संचालक उन्हें खड़े होकर नियम बता रहे थे। उन्होंने खासतौर पर माही की तरफ देखते हुए सख्त शब्दों में कहा कि अब अपने प्रतिद्वंदी को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। वही अंश आज अपने पूरे जोश में था। उसके उत्साह को और बढ़ाने के लिए उसके दोस्त बार बार उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। वहीं ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और उनके पास बैठे रूपाली दोनों ही खेल मैदान की तरफ देख रहे थे। तभी राजा चंद्रसेन ने रूपाली की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से कुछ इशारा किया।
जिसे समझ रूपाली ने अपनी पलकों को झपकाकर उन्हें किसी चीज के लिए भरोसा दिखाया और तुरंत नीचे खेल मैदान की तरफ देखने लगी। तभी संचालक की आवाज से सभी को ध्यान दोनों पर गया। प्रतियोगिता शुरू की जाए, संचालन की आवाज आई, जिसे सुन दोनों ही प्रतिद्वंदियों ने अपनी अपनी शक्तियां निकालकर एक दूसरे पर वार करना शुरू किया। इस समय खेल मैदान में तलवारों के आपस में टकराने और उनसे निकलते चिंगारी की आवाज ने चारों तरफ मैदान में एक खतरनाक माहौल बना दिया था, जिससे वहां बैठे लोगों की दिलचस्पी इस प्रतियोगिता में और अधिक बढ़ गई थी। अब बीच बीच में दोनों ही अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार भी करना शुरू कर दिया। तभी अंश ने अपनी जल शक्ति का प्रयोग कर एक बड़े से सांप का निर्माण कर तेजी से माही की तरफ भेजा, जिसे देख सब उसकी वाह वाह करने लगे, क्योंकि अंश ने एक साथ कई पानी के विशाल सांपों को माही की तरफ वार करने के लिए भेजा था। पर अचानक ही सभी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि माही ने कुछ ही पलों में उन सांपों को बर्फ में जमा दिया। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि माही बर्फ का प्रयोग भी कर सकती थी, जिसके लिए उसके पास वायु और जल शक्ति का होना जरूरी था, जिन दोनों शक्तियों को मिलाकर ही वह बर्फ का निर्माण कर सकती थी, जिससे लोगों को यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके पास वायु शक्ति के साथ साथ जल तत्व की शक्ति भी मौजूद है, जो सभी के लिए बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ऐसी खास शक्ति केवल राज परिवार में ही पाई जाती थी। परंतु यहाँ सभी को पता है कि माही किसी भी राज परिवार से नहीं है, वह तो एक अनाथ थी, तो उसके पास इतनी अनोखी शक्तियों का होना सच में लोगों के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। वही यही हाल ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और रूपाली का भी था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कैसे अनाथ लड़के के पास इतनी खास शक्तियां भी हैं, जिन्हें सोचकर अचानक राजा चंद्रसेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी। प्रतियोगिता मैदान में वही अपने वार को असफल होता देख अंश गुस्से में एक बार फिर वही वार करने के लिए आगे बढ़ा। वह उसका खास और शक्तिशाली वार, जिसे वह इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने तेजी से जल की कई धाराओं को माही की तरफ भेजा। यह सब वह बहुत जल्दी और दुगनी रफ्तार से प्रयोग करके किया जा रहा था, जिसे देख माही को अचानक कुछ शक हुआ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना वार तैयार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। परंतु जिस प्रकार से अंश एक के बाद एक लगातार माही पर वार किए जा रहा था, उसे देखकर अब माही को उसके ऊपर कुछ शक होने लगा, क्योंकि गुरु धनाचार्य जी ने एक बार माही को बताया था कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप किसी खास उपकरण का उपयोग कर रहे हो, जो कि प्रतियोगिता में प्रतिबंध है। वह लोग प्रतियोगिता में किसी भी बाह्य उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। वहीं अब अंश को खुलेआम इस तरह बेशरम होकर दूसरे की आंखों में धूल झोंकता देख माही की आंखें सख्त हो गई। आज वह मुकाबला बहुत ही धैर्य और शांति से करना चाहती थी, पर शायद यह लोग चाहते ही नहीं थे कि वह उन्हें आसानी से छोड़ दे। इसलिए अचानक ही माही ने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग कर एक साथ 3 बड़े अग्नि गोले का निर्माण किया और अंश के कुछ समझने से पहले ही तीनों दिशा में उसके ऊपर वार कर दिया, जिसे देख अंश अचानक ही हड़बड़ा गया। वह अपनी जीत की खुशी में इतना मग्न हो गया था कि उसने माही को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। उसने जल्दी से अपना होश संभालते हुए अपने पास आते अग्नि गोलों से बचने लगा। 2 गोलों से बचने के बाद उसने एक राहत भरी सांस ली, पर शायद वह तीसरे वार को भूल गया था। तभी उसके पीछे से एक तेज अग्नि का गोला आगे की तरफ बढ़ा और उससे जाके टकरा गया, जिसे देख प्रतियोगिता देखने आए लोग अचानक ही अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, क्योंकि इस समय खेल मैदान में बहुत ही भयंकर धमाका हुआ था, जिससे कुछ समय तक खेल मैदान भी हिल गया था। किसी ने भी इतनी भयंकर धमाके की उम्मीद नहीं की थी, जिससे बहुत से लोग डर गए और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कुछ लोग तो अभी भी सदमे में खड़े नीचे मैदान की तरफ देख रहे थे। इस छोटे से लड़के के पास 2 तत्वों की नहीं अपितु 3 तत्वों की शक्ति थी, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। वहीं ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और रूपाली अचानक हुए हमले से थोड़े से दहल गए। उनके आसपास का स्थान पूरी तरह हिलने लगा, इसलिए उन्हें संभलने में थोड़ा समय लगा। तभी राजा चंद्रसेन की नजर प्रतियोगिता मैदान में गई, जहां चारों तरफ कुछ दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। अपने बेटे को इस तरह हारता देख राजा चंद्रसेन जल्दी से अपने स्थान से खड़े हुए और खेल मैदान की तरफ भागे, जिसके पीछे रूपाली भी अपने भाई को देखने के लिए भागी। चैप्टर 54। ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन घौत और रूपाली जो नीचे हो रही प्रतियोगिता को देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अंश किस तरह माही को बुरी तरह से हरा रहा था, तो उनके चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई थी। रूपाली को पता था कि आज वह अपने प्रतिद्वंदी को खुद चुन सकते हैं, इसलिए उसने अंश को सुझाव दिया कि वह आज रुद्र से प्रतियोगिता लड़े और किसी भी तरह प्रतियोगिता की आड़ में
आज रुद्र को खत्म कर दे, क्योंकि वह अब इस गरीब अनाथ लड़के को खुद से ऊपर जाता देख नहीं सकती थी। उसे हमेशा ही एक ही चीज सिखाई गई थी कि राज परिवार के लोग ही सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं। वह जन्म से ही निचले तबके के लोगों पर राज करने के लिए पैदा होते हैं। वह लोग हमेशा ही उनसे कमजोर और उनकी सहायता के लिए भीख मांगते हैं। इसलिए उन लोगों की वह मदद कर वह उनके ऊपर उपकार करते हैं और उनके ऊपर राज कर उन्हें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। पर जब से वह रहस्यमय एकेडमी में आई थी, तब अपने से ऊपर किसी नीचे तबके के लोगों को ऊपर चढ़ता देख उसे यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर कैसे यह कमजोर लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। इसी जलन के कारण रूपाली ने माही के दोस्तों को मरने के लिए उस जंगल में छोड़ दिया था और शायद इसी कारण आज उसने अपने भाई अंश को वह खास उपकरण दिए थे ताकि वह उसका प्रयोग कर रुद्र को उनके रास्ते से हटा सके। क्योंकि अगर राजघराने के लोगों में यह बात फैल गई कि वह एक साधारण से व्यक्ति से हार गए तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, जिसके लिए वह आज किसी भी प्रकार से सही या गलत कार्य करने से पीछे नहीं हट रही थी। पर जब उसने अचानक ही बाजी को अपने हाथों से जाता देखा तो वो घबरा गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र के पास इतनी शक्तियां होंगी, क्योंकि उसने हमेशा ही यह दिखाया गया था कि शक्तिशाली शक्तियां केवल राज परिवार के लोगों को ही मिलती है। तो एक आम से लड़के के पास इतनी सारी शक्तियां होना सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तभी सभी का ध्यान नीचे मैदान पर गया, जहां माही ने अपनी पूरी ताकत से अंश पर वार किया था, जिसमें किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तभी संचालक ने आगे आते हुए तुरंत उस धूल भरे माहौल को हटाया, जिससे सभी की नजरें प्रतियोगिता मैदान पर जम गई। मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही गहरा और विशाल गड्ढा हो गया था, जिसे और पास से देखने पर लोगों को एक आकृति उस गड्ढे में दिखाई दी जो बुरी तरह धूल से घिरी हुई थी। धीरे धीरे वहां का नजारा साफ हुआ और लोगों की नजर अपने सामने दिख रहे नजारे पर टिकी हुई थी। उस गड्ढे के बीचों बीच समुद्र राज के राजकुमार अंश बेहोश पड़े थे। उनकी शरीर में इस समय कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, जिसे देख कुछ लोग घबरा गए। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद उसकी जान जा चुकी है। तभी वहां एक तेज आवाज के साथ राजा चंद्रसेन उस विशाल गड्ढे की तरफ भागे। इस समय उनके चेहरे पर ना तो एक राजा होने का घमंड था और न ही एक शक्तिशाली योद्धा होने का गुरूर। इस समय उनके चेहरे पर बस अपनी संतान को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने जल्दी से जाकर अंश को संभाला और अपनी शक्तियों से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ समय की कोशिशों के बाद अंश ने अपनी आंखें खोली, पर तुरंत ही आंखें बंद कर ली, जिसे देख राजा चंद्रसेन गुस्से में माही की तरफ पलटे। इस समय उनके चेहरे पर माही के लिए नफरत और घृणा साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह लाल हो चुकी थी, जिसे उन्होंने अपने पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा, जो इस समय उसी गड्ढे के बाहर से उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ना तो कोई पछतावा था और ना ही किसी का डर। उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी और भावहीन थी, जो एक टक राजा चंद्रसेन की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह घबरा गए। पता नहीं क्यों, पर अचानक ही उन्हें इन काली आंखों से एक खतरा महसूस हुआ, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। पर तभी अचानक रूपाली ने आगे बढ़ते हुए बिना किसी वार्निंग के माही पर हमला करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही तेजी से माही के ऊपर वार किए जा रही थी, जिसकी आंखों में इस समय माही के लिए बस नफरत ही नफरत नजर आ रही थी। उसने अपनी पूरी शक्तियों से माही के ऊपर हमला करना शुरू किया। वहीं ऐसे अचानक हुए हमले से माही संभाल न पाई और कुछ कदम दूर हो गई। उसका पूरा ध्यान उस समय राजा चंद्रसेन पर था, इसलिए उसका ध्यान रूपाली की तरफ गया ही नहीं, जिसने इसी मौके का फायदा उठाकर माही के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। जिसे देख माही, जो अभी तक शांत थी, अचानक ही उसकी काली आंखों में एक खतरनाक जानलेवा चमक उठी। उसकी आंखें ठंडी हो गई और वह तेजी से अपनी जगह से गायब हो गई, जिससे रूपाली का वार खाली चला गया। माही को इस तरह गायब होता देख रूपाली उसे आसपास ढूंढने लगी। अचानक एक काली परछाई बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक जोरदार लात रूपाली के पेट पर मार दी, जिस कारण वह अपने स्थान से घिसटते हुए मैदान की दीवार पर जा लगी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का उसकी चाल को समझकर उस पर इतनी जल्दी वार करेगा। उसका किया हुआ वार बहुत ही ताकत से किया गया था, जिस कारण रूपाली की हालत थोड़ी खराब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। उसका मुंह इस समय पूरा खून से भरा हुआ था। अचानक उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। तभी उसकी नजर सामने से आती परछाई पर गई, जिसे देख आज पहली बार रूपाली को अपने किए गए फैसले पर अफसोस हो रहा था। अब उसे डर लगने लगा था
कि यह लड़का आज उसे यही मार ना दे, क्योंकि अब उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची थी। माही का वार इतना सटीक और खतरनाक था कि उसने रूपाली की पसलियों तक को तोड़ दिया था, जिसका दर्द रूपाली के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वही माही, जो इस समय बहुत गुस्से में थी, वह धीरे धीरे रूपाली की तरफ बढ़ रही थी। उसके डर के कारण मैदान की दीवार से बिल्कुल चिपक गई थी। माही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और अपने पंजों के बल उसके सामने बैठ गई। उसे रूपाली की आंखों में अपने लिए घृणा और तिरस्कार की जगह डर नजर आ रहा था, जिसे देख माही के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई, जो रूपाली को किसी मौत की रानी से कम नहीं लग रही थी। इस समय माही की काली आंखें हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। माही ने मुस्कुराते हुए रूपाली के बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर की तरफ किया, जिससे रूपाली की एक चीख निकल गई, क्योंकि इस समय माही ने बहुत ही मजबूती से उसके बालों को पकड़ा हुआ था। तभी एक रूह कपा देने वाली डरावनी और ठंडी आवाज रूपाली के कानों में आई। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के साथ खेल खेलने का? जिसे सुन रूपाली ने डरते हुए माही की तरफ, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? अगर तुम एक राजा की बेटी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भगवान बन चुकी हो। मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही दवा का ऐसा स्वाद चखाऊंगी कि तुम आजीवन इस स्वाद को कभी भूल नहीं पाओगी। यह तुम्हें इतना दर्द देगा कि तुम लोगों से मरने की भीख मांगोगी। इस दर्द से अच्छा तो तुम मरना पसंद करोगी। और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मरने भी नहीं दूंगी। अगर मैं तुम लोगों को जीते जी नरक के दर्शन नहीं कराए तो मैं रुद्र नहीं। जितनी तकलीफ तुमने मेरे अपनों को दी है, उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें सुसमेत वापस करूंगा। याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों का भगवान बनकर उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने का? तो आज से तुम लोगों की भगवान मैं हूँ। यह सब कहते हुए माही का चेहरा बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जो उसे किसी डेविल से कम नहीं लग रही थी, जिसे देख रूपाली अपनी जगह पर जम गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखें उठाकर रुद्र की उन काली भयानक आंखों में देख सके, जो आज उसकी रूह तक को खींचने की ताकत रखती है। वह समझ गई थी कि शायद रुद्र को पता चल गया है कि उसने उसके दोस्तों के साथ क्या क्या किया है, जिसे सोचकर रूपाली का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात कभी इतने निर्दयी इंसान से होगी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने मैदान की शांति को चीरते हुए सभी के कानों को खोल दिया, जो भूत बने इसी तरह देख रहे थे। ये थप्पड़ रूपाली के चेहरे पर पड़ा था, जिसने रूपाली के जबड़े तक को हिला डाला। इस समय रूपाली का चेहरा सूजन के कारण लाल और भयंकर नजर आ रहा था। ऊपर से माही ने उसके बालों को इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि उसके कुछ बाल टूटकर तो माही के हाथों में ही आ गए थे। तभी माही ने अपने पास से एक छोटी सी नीडल निकाली और बहुत ही बेरहमी से रूपाली की गर्दन में घुसा दी, जिससे एक तेज आवाज पूरी प्रतियोगिता मैदान में गूंज गई। इस समय मैदान में मौजूद लोग अपनी आंखों में डर और घबराहट लिए सामने के नजारे को देख रहे थे, जो रूपाली की चीख से अपने सदमे से बाहर आए। वहीं राजा चंद्रसेन, जो अपने बेटे को इस हालत में देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुके थे, अपनी बेटी की दर्द भरी चीख सुनकर उन्होंने भी पीछे पलटकर देखा। वहीं अपने सामने इस नजारे को देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इस समय रूपाली मैदान की दीवार से लगी हुई थी। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था, जिससे यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा है। वह अपने दाएं हाथ को पकड़े हुए अपनी आंखों में डर लिए सामने की तरफ देख रही थी, क्योंकि माही ने रूपाली के इस हाथ को तोड़ दिया था, जिस हाथ से उसने उसके दोस्तों को हाथ लगाया था, जिसे देख सभी लोग उसके सामने खड़े लड़के को देखने लगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने खड़ा यह छोटा सा लड़का इतना ज्यादा भयानक और निडर हो सकता है। सभी जानते थे कि कोई भी व्यक्ति राज परिवार से दुश्मनी लेकर जीवित नहीं रह सकता था, और यह छोटा सा लड़का तो बार बार उन्हें चुनौती दिए जा रहा था। वही अपनी बेटी को इस तरह दर्द से तड़पता देख राजा चंद्रसेन गुस्से में पागल हो चुके थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके होते हुए किसी ने उनके परिवार पर हमला किया हो और वह उन्हें बचा भी ना पाए। एक तरफ उनके बेटे और दूसरी तरफ उनकी बेटी की हालत देख वह लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। अब वह किसी भी हालत में अपने सामने इस लड़के को तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे। अचानक उन्होंने अपनी जल शक्ति से माही की तरफ वार किया। ये वार बहुत ही घातक और जानलेवा था। अगर यह वार माही को छू गया तो कोई नहीं जानता कि वह जीवित भी बच पाएगी या नहीं। तभी उस वार को अचानक ही किसी ने बीच में रोक लिया,
जिसे देख जिन लोगों ने अभी डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने तुरंत दूसरी दिशा में देखा जहां एक नीला बागा पहने व्यक्ति खड़ा हुआ था। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर बहुत ही कठोर और जानलेवा भाव बने हुए थे। उसने गुस्से में पलटते हुए अपनी लाल हो चुकी एम्बर आंखों से सामने खड़े राजा चंद्रसेन की तरफ देखा। वहीं अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर राजा चंद्रसेन अपनी जगह पर बर्फ के समान जम गए। उस व्यक्ति की आंखों से निकलता वह खतरनाक ऑरा अचानक उनका दम घोटने लगी, जिससे उन्हें अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। उस दर्द और तकलीफ के कारण अचानक ही राजा चंद्रसेन जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके शरीर पर 100 पहाड़ों का बोझ डाल दिया हो, जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। इस समय उनका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह अपने घुटनों के बल बैठे सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। वही सामने खड़ा व्यक्ति अपनी आंखों में अंगारे लिए एकटक राजा चंद्रसेन को देख रहा था। तभी एक छोटे से हाथ ने उनका नीला बागा पकड़कर खींचा, जिसे महसूस कर संत देवान, जो इस समय बहुत अधिक क्रोधित थे, जिस कारण उनके शरीर से एक बहुत खतरनाक आभा निकल रही थी, जिसने मैदान के खड़े सभी लोगों का दम घोट दिया था। इस खतरनाक औरे के कारण उन सभी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अचानक ही उनके शरीर से निकलती वह खतरनाक आभा शांत हो गई। उन्होंने अपनी शांत आंखों से पीछे पलटकर देखा, जहां माही एकटक उन्हें ही देखे जा रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संत देवांश अचानक कहीं से आकर उसे बचा लेंगे। जब उसने आज उन्हें प्रतियोगिता में नहीं देखा तो उसे लगा शायद वो वहां से जा चुके हैं, पर अचानक ही उन्हें अपने सामने देखकर पता नहीं क्यों पर माही के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास सुमड़े, जैसे कोई है जिस पर वह बेफिक्र होकर अपने आप को छोड़ सकती है, जो उसे हर खतरे से बचा सकता है। जब राजा चंद्रसेन ने उस पर हमला किया था तो वह तुरंत उस वार के लिए तैयार हो गई थी। उसने आज ठान लिया था कि वह चंद्रसेन और उसके परिवार का खात्मा आज यहीं इस प्रतियोगिता मैदान में करके रहेगी, जिसके लिए अगर आज उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। पर अचानक ही एक परछाई ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसने उसके मन में चल रहे उस भयंकर युद्ध को एक पल के लिए शांत कर दिया। चैप्टर 55। कुछ समय पहले अपने किसी कार्य के कारण संत देवांश आज प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए थे, परंतु जब उनके कार्य समाप्त हुए तो वह माही की प्रतियोगिता देखने के लिए प्रतियोगिता मैदान में आ गए, जिस कारण माही की उन पर नजर नहीं गई, क्योंकि वह आज प्रधान अध्यापक जी के साथ नहीं बैठे थे। उन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने से आखिर तक सभी चीजों को ध्यान से देखा था। वह यह भी समझ गए थे कि राजकुमार अंश लोगों की आंखों में धूल झोंककर भारी उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, पर उन्हें तब तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक बात उनकी छोटी बिल्ली पर न आए, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी छोटी बिल्ली बहुत बुद्धिमान है। वह आसानी से इस बच्चे वाले खेल को पार कर सकती है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, अचानक उसकी आंखें गहरी होती गई। जब संत देवांश ने देखा कि उनके पुत्र की गलती होने के बावजूद भी राजा चंद्रसेन माही पर हमला कर रहे हैं, तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इस छोटे से राजा की हिम्मत कैसे हुई माही को परेशान करने की, और तभी राजा चंद्रसेन ने माही पर घातक हमला किया तो वह तुरंत ही माही को बचाने के लिए प्रतियोगिता मैदान में प्रवेश कर गए। अचानक संत देवांश को आता देख प्रधानाचार्य जी, जो अपने आसपास का माहौल देखकर काफी परेशान हो गए थे, वह अचानक ही अपने स्थान पर रुक गए। वह जानते थे कि संत देवांश के यहाँ होने से वह माही को कुछ नहीं कह सकते हैं, और शायद उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि अंश ने आज की प्रतियोगिता को गलत तरीके से लड़ा है, और इसी बीच रूपाली का ऐसे माही पर हमला करना उचित नहीं था। जो मामला पहले शांति से सुलझाया जा सकता था, अब अपने सामने की अवस्था को देखकर प्रधानाचार्य जी को कहीं न कहीं अंदेशा हो चुका था कि यह विवाद आगे किसी युद्ध में भी बदल सकता है, परंतु अभी उनके हाथों में कुछ नहीं था। बेशक वह जानते थे कि उस छोटे लड़के को संत देवांश के प्रोटेक्शन में है, पर अभी प्रधानाचार्य जी को भी माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जिस समय से अकेडमी में आया था तभी से उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, पर वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। तभी कुछ सोचकर प्रधानाचार्य जी तुरंत प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़ गए। वहीं अपने सामने हो रहे हंगामे को देखकर गुरु धनाचार्य जी जल्दी से प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़े, क्योंकि अब उन्हें भी माही के लिए डर लगने लगा था कि कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। वही प्रतियोगिता मैदान में इस समय मामला बहुत गर्म था। संत देवांश की पकड़ से छूटते ही राजा चंद्रसेन एक बार फिर क्रोधित हो गए। उन्होंने जल्दबाजी में अपने हाथों का इशारा कर हवा का एक तीर छोड़ा, जिसे देखते ही लोग समझ गए
राजा चंद्रसेन अब यहाँ अपने राजशाही सैनिकों को बुला रहे हैं। सभी को पता था कि वह सैनिक कितने खतरनाक और निर्दयी हैं। समुद्र राज के राजशाही सैनिकों की कहानी दूर दूर के देशों में प्रसिद्ध थी। समुद्र राज्य अपने सुंदर वातावरण और अपनी ताकतवर सेना के कारण बहुत प्रसिद्ध था। समुद्र राज के सभी सैनिकों ने बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़े थे, जिसके बाद उन लोगों के अंदर कोई भी दया भावना नहीं थी। वह अपने कुशल बल और युद्ध नीति के लिए जाने जाते थे, जो बड़े से बड़े राज्य को अपने घुटनों पर लाने पर मजबूर कर सकते थे, परंतु वह सिर्फ अपने राजा का आदेश सुनते हैं और उनके लिए वह सभी अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटते। वही मामले को इस तरह बिगड़ता देख प्रधानाचार्य जी ने तुरंत आगे आते हुए एक नज़र संत देवांश को देखा, जो इस समय शांत दिख रहे थे। इस समय उनका पूरा ध्यान माही पर था। वह ध्यान से माही को देख रहे थे कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वही उन दोनों को इतना शांत और सभी को नज़रअंदाज करते देखकर प्रधान अध्यापक जी के माथे पर बल पड़ गए। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने अभी क्या क्या किया है और यह मामला कितना आगे बढ़ सकता है? जिसे सोच प्रधान अध्यापक जी ने एक गहरी सांस लेते हुए राजा चंद्रसेन की तरफ देखा, जो अपने गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। जिन्हें देख प्रधान अध्यापक जी ने अपना गला साफ करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थी होते हुए कहा, राजा चंद्रसेन, हम सभी बैठकर बातें करते हैं। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला दोनों में से किसी पक्षों के लिए ठीक नहीं है। वही प्रधान अध्यापक जी की बातें सुनकर राजा चंद्रसेन ने एक नज़र सामने खड़े उन दोनों व्यक्तियों पर डाली, जो इस सारे विवाद की जड़ थे, परंतु उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका इन सबसे कोई लेना देना ही ना हो। उन दोनों तो वहाँ खड़े सभी लोगों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जिसे देख राजा चंद्रसेन, जो प्रधानाध्यापक जी की बातें सुन थोड़े शांत हुए थे, उनकी आंखें गुस्से और हैरानी में एक बार फिर लाल होने लगी। क्या इन दोनों ने उन्हें इतना कमजोर समझ लिया था? माही और संत देवांश के ऐसे अपने आप को नजरअंदाज करने से उन्हें यह अपना अपमान लग रहा था। उन्होंने थोड़े गुस्से में अपने सामने खड़े दोनों पुरुषों को देखते हुए कहा, गुरुदेव, अब यह कोई फैसला नहीं होगा, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरा इंसाफ यही है कि आप इस छोटे लड़के को मेरे हवाले कर दें। इसने राज परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए हमारे देश के कानून के तहत यह एक राजद्रोही है और इसको सजा देना मेरा कर्तव्य है। इस लड़के को राज परिवार को नुकसान पहुंचाने और उनकी जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। राजा चंद्रसेन को इतना उग्र होता देख अब प्रधानाचार्य जी को थोड़ी परेशानी होने लगी। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से पीछे खड़े संत देवांश पर एक नजर डाली, जो इस समय चुपचाप माही की तरफ देख रहे थे। इस समय वह कहीं से भी क्रोधित नहीं लग रहे थे, जिसे देख उन्होंने एक गहरी सांस ली और राजा चंद्रसेन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, राजा चंद्रसेन, आप जानते हैं कि इसमें गलती आपके परिवार की भी है, इसलिए हम एक पक्ष के फैसले से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। वही प्रधान अध्यापक की बातें सुन राजा चंद्रसेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई अब उससे क्या कहता है। उन्हें बस किसी भी कीमत पर यह लड़का चाहिए था। जब पहले उन्होंने इस लड़के की शक्तियाँ देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि किसी भी तरह इस छोटे लड़के को अपनी कब्जे में लेकर इसकी सभी रहस्यमयी शक्तियों को हासिल करेंगे, परंतु जब इस लड़के ने उनके बेटे और बेटी दोनों को ही हानि पहुंचाई, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए और कहीं नहीं हो सकता था कि वह इस लड़के को अपनी कैद में ले। इसलिए आज वह किसी भी कीमत पर माही को नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने थोड़े कठोर शब्दों में प्रधान अध्यापक की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आए सभी लोगों ने देखा है कि इस लड़के ने किस तरह मेरे पुत्र को घायल किया और फिर मेरी पुत्री को। उसके बाद इसने मुझ पर यानी समुद्र राज के राजा पर भी वार करने का प्रयास किया, और एक राजा का अपमान समस्त प्रजा का अपमान होता है। इसलिए अगर आज आपने इस लड़के को हमारे हवाले नहीं किया तो समुद्र राज्य और रहस्यमयी अकेडमी के बीच के सारे रिश्ते आज यहीं खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे या किसी को भी कुछ बताने या समझने की जरूरत है। यह लड़का बहुत ही निर्दयी और खूंखार है और ऐसे लोगों को जल्द ही उसका सबक सिखा देना चाहिए, वरना ये सभी के लिए खतरा बन सकते हैं। राजा चंद्रसेन ने अपनी बातों को इस तरह घुमा रखा था कि जो लोग अभी तक माही के डर से शांत बैठे थे, अचानक ही सभी क्रोध में भर गए। सभी ने एक स्वर में चिल्लाना शुरू किया कि इस छोटे लड़के को सजा दी जाए और इसे राजा चंद्रसेन के हवाले कर दिया जाए। जिसे सुन चंद्रसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जो शायद वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखी थी। सभी का ध्यान इस समय माही पर बना हुआ था।